अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज की वीडियो उन बच्चों के लिए जिनको लग रहा है कि बायोलॉजी बिल्कुल याद नहीं हो रही, कैसे करेंगे सब कुछ। आई गारंटी यू, आप में से जो मेरे ये वन शॉट बायोलॉजी के लेक्चर्स लेगा, ये डेली आएंगे, तो जो बच्चा ये लेक्चर्स लेगा उसके 81 में से 81 मार्क्स कंफर्म है। इस लेक्चर की ख़ास बात यह है कि आपको इस लेक्चर के दौरान ही सब कुछ याद हो जाएगा। सो ट्रस्ट मी, ये लेक्चर आप अगर किसी भी प्रोविंस से बैठे हुए देख रहे हैं तो ये आपकी हर सिलेबस पर पूरा उतरेगा। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस लेक्चर के एंड तक आपको क्या क्या चीज़ें पता लग जाएंगी। उसमें हमारे पास आपको पता लगेगा कि एंजाइम्स का वर्ड है, एंजाइम्स होते क्या हैं। फिर उसके बाद आपको पता चलेगा हिस्ट्री ऑफ एंजाइम, हमारे पास जो हिस्ट्री है एंजाइम्स की वो क्या है। हमारे पास है कंपोजिशन ऑफ एंजाइम, कंपोजिशन क्या है कि एंजाइम बनता कैसे है। फिर उसके बाद है एंजाइम का स्ट्रक्चर, यानी बन तो गया लेकिन दिखता कैसे है। फिर उसके बाद है हमारे पास मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, यानी एंजाइम का मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है, यानी क्या करता है, ये कैसे करता है, समझ नहीं लग रही हमें। फिर उसके बाद है फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, ठीक है, वो फैक्टर्स जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को या तो बढ़ा रहे हैं या तो कम कर रहे हैं, वो भी हम देखेंगे। फिर उसके बाद ऐसे भी कुछ लोग हैं जो कि एंजाइम के हैं दुश्मन, जो कि नहीं चाहते कि एंजाइम करे अपना काम, तो उनको भी हम देखेंगे कि वो। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंजाइम को अगर हम एक वर्ड में डिफाइन करें तो वो है मेंटोर। जैसे एक मेंटोर आपको मदद करता है आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए, जैसे कि मैं आपकी मदद कर रही हूँ, उसी तरह एंजाइम भी आपके बॉडी में होने वाले रिएक्शंस को उनकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करता है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने याद करनी है, ठीक हो गया। अब इसके बाद एंजाइम क्या है। एंजाइम प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, है क्या हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में कौन से एरिया में ये फिट हो रहे हैं। तो एंजाइम हमारे पास प्रोटीन्स हैं, ये बात याद रखनी है। हमारी बॉडी में हम आगे जाके बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के चैप्टर में पढ़ के आए हैं, पढ़ेंगे भी कि हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स होती हैं। तो एंजाइम्स भी प्रोटीन्स हैं, लेकिन ये क्या है, बायोलॉजिकल एक्टिव प्रोटीन। बायोलॉजिकल का मतलब क्यों इन्होंने इस्तेमाल किया, यानी ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है। एक्टिव का मतलब है कि ये बहुत ही चालू लोग हैं, काम कर रहे हैं एक्टिवली, ठीक है। अब हमारे पास कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो इनएक्टिव भी होते हैं, लेकिन जब भी किसी एंजाइम ने काम करना है ना, तो वो एक्टिव होके ही अपना काम करेगा। इनएक्टिव क्यों होता है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन ये बातें आपने याद रखी है। फिर उसके बाद एंजाइम करता क्या है, स्पीड अप करता है, आपकी प्रोग्रेस को बढ़ाता है। बायोकेमिकल रिएक्शन इन द बॉडी, जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं बॉडी में, उन सब की स्पीड को बढ़ाएगा। अब एंजाइम ने किस पर एक्ट करना है, कौन है वो बच्चा जिसको एंजाइम ने उसको आगे बढ़ाना है, वो है सबस्ट्रेट। उस बच्चे को कहते हैं हम सबस्ट्रेट। अब वो सबस्ट्रेट एंजाइम है, ये एंजाइम के अंदर एक हमारे पास ये एक्टिव साइट होती है, ठीक है। एक्टिव साइट यहाँ पर आके सबस्ट्रेट लगता है, थोड़ा सा आपस में बातचीत होती है और ये फिर इसको उसकी मंजिल तक पहुँचा देता है, यानी उसका जो उसने बनना होता है प्रोडक्ट वो बन जाता है। तो ये जो है ना, ये हमारे पास एंजाइम है, और यानी ये एक मेंटर है और वो एक सबस्ट्रेट यानी स्टूडेंट आप लोग हैं, ठीक हो गए। फिर उसके बाद एंजाइम क्या करता है, एंजाइम जो है ना हमारी बॉडी में जो एक्टिवेशन एनर्जी, किसी भी प्रोसेस को होने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी जो चाहिए होती है उसको लो कर देता है, उसको कम कर देता है। कम जब करता है तो फिर क्या होता है कि हमारा रिएक्शन जल्दी से हो जाता है। ये एंजाइम का काम होता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर रहा है, आपकी मदद कर रहा है। और एंजाइम के बगैर लाइफ इम्पॉसिबल है। अब आपने मुझसे ये पूछना है कि क्यों है, जो भी चीज़ मैं आपको पढ़ा रही हूँ उस पर मुझसे क्वेश्चन करो कि आप ही ऐसा क्यों है, ठीक है। वाई लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल, लाइफ इसलिए इम्पॉसिबल होगी क्योंकि हमारी बॉडी में हर काम हर केमिकल प्रोसेस एंजाइम ले रहा है। अगर एंजाइम नहीं होंगे तो वो इतने साल लग जाएंगे कि आपके 1000 साल एक रिएक्शन को होते हुए लग जाने हैं। तो वो जब इतना साल लगना है तो उसके पहले तो आप लोगों ने मर ही जाना है। तो इसी वजह से रिएक्शन इतना स्लो हो जाता है कि लाइफ इज़ इम्पॉसिबल। इसी तरह अगर आपकी लाइफ में मेंटर नहीं है तो आप भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, ये आपने बात याद रखनी है। अब एंजाइम्स की हम देख सकते हैं हिस्ट्री और डिस्कवरी, क्या हिस्ट्री है इनकी, क्या डिस्कवरी, किसने डिस्कवर किया, सब कुछ देखते हैं। सबसे पहले एंजाइम का वर्ड ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, इट इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है।
इसका मतलब क्या है, यहाँ से एंजाइम के अंदर से हम इसका मतलब क्या है, एन का मतलब होता है इन, जाइम का मतलब होता है यीस्ट या फिर लेवेंट। अब ये इसका हम कहते हैं क्यों, इसका मतलब क्या है, यानी जो इसकी डिस्कवरी की थी ना, वो फर्मेंटेशन का प्रोसेस हुआ था, उसमें हमारे पास एक डो थी, वो डो जब हमने उसके अंदर ये एंजाइम डाला तो वो डो फूल गई, तो इस वजह से इसको हमने देखा कि ये इसने यीस्ट में काम दिखाया, अपना बढ़ा दिया साइज़ उसका, तो हमने इसको कह दिया कि भाई ये एंजाइम है, ये इन यीस्ट में लेवेंट कर रहा है, रिलाइज कर रहा है, अपलिफ्ट कर रहा है, बढ़ा रहा है किसी को, तो हमने इसको एंजाइम कह दिया। ठीक है, एंजाइम कह दिया हमने। फिर उसके बाद इसकी डिस्कवरी, पहले किसने इसको डिस्कवर किया, ये हमारे लिए बहुत चीज़ें भूल जाती हैं, इसको याद करने का हम तरीका भी बनाएंगे। अच्छा, तो पायन और पेरसोज ने इसको डिस्कवर किया था, पीपी ने इसको डिस्कवर किया था 1833 में, और कौन से सीड्स में किया था, बार्ले सीड। ठीक हो गया। और उन्होंने कौन से एंजाइम को किया था, डायस्टेज एक कार्बोहाइड्रेट का एंजाइम है। ठीक है, ये चीज़ें एक तो इसकी डिस्कवरी में है। उसके अलावा एंजाइम की टर्म नाम किसने दिया था, वो दिया था कोहने ने 1877 में। अब इसको पहले हम देख लेते हैं कि इसको याद करने का तरीका क्या है। डायस्टेज जो है वो एक बच्चा, आपने याद रखना है, उसको 18 साल से 37 ईयर तक, ठीक है, उसकी लाइफ जो है ना, हमने जो पढ़ी है वो 18 ईयर ओल्ड से लेकर उसको 37 ईयर ओल्ड तक उसकी लाइफ में क्या हुआ, उसको पायन ना पंजाबी में एक वर्ड होता है, भाई को कहते हैं, बड़े भाई को पायन, तो पायन ने उसे ढूंढा। ठीक है, और पायन के छोटे भाई कोनी, आप याद रखो जो कोनी होती है हमारी, उसने क्या किया, उसने उसको नाम दे दिया एंजाइम। ठीक है, उसे क्या नाम दे दिया, उसे एंजाइम। ठीक है, कोने ने नाम दिया था, पायन ने ढूंढा था उससे, ये याद आपने बात रखनी है। 18 साल से लेकर 35 साल की उम्र तक। अब ये 18 to 37 क्या है, एक हमारा एंजाइम 33 में आया है, एक हमारा एंजाइम 77 में, एक यानी नेमिंग उसकी हुई है। डिस्कवरी 1833 में थी और नेमिंग उसकी 1877 में। तो एंजाइम जो है वो 37 ईयर ओल्ड है, ये आप लोगों ने याद कर लेना है, क्योंकि 18 साल की उम्र में उसको पकड़ा गया था और अब 37 ईयर का हो गया है। और उस बच्चे का नाम क्या था, जल्दी बताओ, डायस्टेज उन्हें कहाँ से मिला था, बार्ले के जो खेत थे वहाँ से उसे मिला था, बार्ले के खेत। मैंने तो कभी नहीं देखे, आप लोगों ने देखे क्या। चलिए फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। अब ये एक चीज़ें हैं जो कि हमें कंफ्यूज करती है, मैंने जो चीज़ें मैं पढ़ती जाती हूँ ना, वो मैं लिखती जाती हूँ, ताकि जो चीज़ें आपको भी याद साथ साथ हो, मुझे भी याद हो और हमारी पिछली मेमोरी भी रिकॉल होती रहे। सबसे पहले हमारे पास ना एंजाइम जो है ग्रीक वर्ड है से निकला, ड्राइव हुआ है, तो एक ये एंजाइम का वर्ड ग्रीक वर्ड है, एक हमारे पास बायो का वर्ड ग्रीक वर्ड है। बायो मीन लाइफ, लोगोस मीन स्टडी, तो ये चीज़ें आपने शायद आपके एमसीक्यूज़ में वो दे सकते हैं। फिर इसके अलावा हमने लैटिन वर्ड्स अभी तक कौन कौन से पढ़े हैं, हमने पढ़े हैं एनिमल, हमने पढ़ा है वायरस वेनम, लैटिन वर्ड था। ठीक है, उसके अलावा हमने वैक्सीन, काओ, वैका हमने पढ़ा है। उसके अलावा हमने पोरिफ्रा, पोर बेयरिंग, ये सारे लैटिन वर्ड्स पढ़े हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें अभी तक आपने याद रखनी है। नई कोई चीज़ आएगी इस कैटेगरी में तो हम उसको उसकी जगह पे रख देंगे। फिर अब उसके बाद हम देखते हैं कि कॉम्पोजिशन ऑफ एंजाइम क्या है, एंजाइम बनता किससे है। हमने कहा कि एंजाइम प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन्स का सबसे छोटा यूनिट क्या कहलाता है, प्रोटीन्स का सबसे छोटा यूनिट अमाइनो एसिड्स कहलाता है। अमाइनो एसिड्स जो है एंजाइम उनसे बनता है, हंड्रेड्स ऑफ अमाइनो एसिड मिलते हैं और फिर क्या बनाते हैं, ये गोलू मोलू से प्रोटीन बनाते हैं। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट जो स्लाइड थी उसमें भी दिखाया था कि गोलू मोलू से एंजाइम थे। ठीक है, दे आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। फिर उसके बाद क्या अमाइनो एसिड ना मिलते हैं, फिर कॉयल होते हैं और ये ग्लोब्यूलर शेप बना देते हैं, जैसे कि मैंने बना दी है इसी तरह के गोलू मोलू। फिर उसके बाद एंजाइम के अंदर एक छोटी सी साइड होती है जिसको हम नाम देते हैं एक्टिव साइट। ठीक है, इस साइट का नाम होता है एक्टिव साइट। अब ये जो साइट है ना, इस साइट के ऊपर ही हमारे सबस्ट्रेट आते हैं, बैठते हैं, रिएक्शन करते हैं और फिर प्रोडक्ट बना के अपनी मंजिल तक पहुंच के चले जाते हैं। ठीक है, अब एंजाइम की हम नेचर देख लेते हैं। अभी मैंने कहा कि सारे एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन सारे एंजाइम प्रोटीन नहीं होते। कुछ ऐसे एंजाइम हैं जो कि आरएनए मॉलिक्यूल से भी बनते हैं। तो ये एक मीम भी मेरे जहन में आ गई थी, वो कह रहा है कि एंजाइम्स
एंजाइम सब प्रोटीन्स होते हैं, तो वो कह रहे नहीं सब एंजाइम प्रोटीन नहीं होते लक्ष्मण, कुछ ऐसे एंजाइम हैं जैसे कि राइबोजाइम, जाइम का मतलब यीस्ट, हमने पता चल गया कि ये है हमारे पास राइबो एंजाइम, और ये राइबो का मतलब है आरएनए से बन रहा है, यानी ये जो राइबो एंजाइम है ये आरएनए मॉलिक्यूल है जो कि एंजाइम के तौर पे एक्ट कर रहा है राइबोसोम्स के अंदर। ठीक हो गया, ये वो एंजाइम है जो कि प्रोटीन नहीं है, ये आप लोगों ने याद करना है। इट कैन बी आस्क्ड इन योर एमडीकेट एग्जाम ऑल्सो। ठीक है, उसके बाद एंजाइम हमारे पास जो है ये आरएनए से बना हुआ है, राइबोसोम में आ रहा है, इसको प्रोटीन सिंथेसिस में हम यूज़ कर रहे हैं। अब इसको प्रोटीन सिंथेसिस में आप यूज़ करें, आपको पता है कि राइबोसोम का काम ही क्या है, उसका काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना, तो वो एंजाइम जो इसके अंदर होगा उसका काम क्या होगा, उसका काम भी यही होगा ना कि उसे प्रोटीन सिंथेसिस करवानी है। इट्स सिंपल। तो अब हम देखते हैं एंजाइम्स का मॉलिक्यूलर वेट, यानी इनका वज़न कितना है, कितने मोटे हो गए हैं ये खा खा के, या फिर इनका वज़न बहुत ही अच्छा है। तो एंजाइम का वज़न मेजर करने के लिए हम डेल्टन्स में मेजर करते हैं या फिर किलो डेल्टन्स में। ये दो चीज़ें याद रख लो, डेल्टन ही याद रख लो, किलो डेल्टन एक ही बात है। अब जैसे हमारे पास एक एंजाइम है जिसका नाम है कैटालीज, कैटालीज जो है उसकी 2.5 लाख, इसको मैं कहूँगी 2.5 लाख डेल्टन या 250 के डेल्टन इसका मॉलिक्यूलर वेट है। MCQs है, अगेन मैं आपको बता रही हूँ। अब इसको याद करने का एक यही तरीका है कि आप उर्दू में देख लो 2.5 लाख कैटालेज यानी बिल्लियाँ थी हमारे पास, और या फिर एक बिल्ली जिसका नाम कैटालेज है उसको किसी ने 2.5 लाख रुपए में ख़रीदा है, और वो बिल्ली इसमें कोई ख़ास बात थी ही नहीं, इतना भी हम इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने इन चीज़ों को इतना याद करना है। अब ये KPK बोर्ड में मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री जो 3D शेप होती है ना, वो इम्पोर्टेंट है। उन्होंने ये एक स्टेटमेंट जारी किया है KPK वालों ने कि वो इम्पोर्टेंट है एंजाइम के एक्शन में। अगर आपकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री यानी अगर एक एंजाइम क्योंकि 3D स्ट्रक्चर है और अगर कोई सब्सटेंस वो इसकी 3D शेप ऐसी बनी हुई है कि सबस्ट्रेट पूरा यहाँ पे आके लगेगा, और अगर सबस्ट्रेट उल्टा है तो वो नहीं लगेगा। तो ये बात वही है कि एक एंजाइम की अपनी एक स्पेसिफिक शेप है, उसके एंजाइमिक एक्शन के लिए उसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री जो है वो 3D है। ठीक है, ये इसमें वैसे कोई बात नहीं थी लेकिन आप देख लें बस। अब उसके बाद है हमारे पास जाइमोजेंस। जाइमोजेंस क्या होते हैं? अब जाइम का मतलब हमने पढ़ा है एंजाइम, या फिर उसको हम क्या कह सकते हैं, यीस्ट। ठीक है, बढ़ाना, राइस। जाइमोजन का मतलब क्या है? जाइमोजन वो एंजाइम जो कि एंजाइम्स में बदल रहे हैं, जो इनएक्टिव हैं वो एंजाइम को जनरेट कर रहे हैं। ठीक हो गया, जनरेट करना। अब ये जो हमारे पास प्रो एंजाइम, इसका मतलब ये है, प्रो मतलब पहले और एंजाइम यानी एंजाइम से पहले कोई एंजाइम है जो कि कन्वर्ट कर रहा है किसी को। तो अब ये जाइमोजेंस कौन से एंजाइम है? अब ये जाइमोजन वो इनएक्टिव एंजाइम है। मैंने आपको बताया था कि एंजाइम बायोलॉजिकल एक्टिव होते हैं, लेकिन ये जाइमोजन वो इनएक्टिव एंजाइम हैं जिनको हम प्रिकर्सर्स कह रहे हैं। प्रिकर्सर कहते हैं वही पहले वाले एंजाइम जो कि एक्टिवेट होते हैं जब इनकी ज़रूरत होती है। अब जैसे हमारे पास जेन, अब जेन की फैमिली होगी या फिर प्रो की फैमिली होगी, जो भी हम देखेंगे। पेप्सिनोजिन, अब ये पेप्सिनोजिन जो है ये जैसे ही हमारे स्टमक में कोई खाना जाता है फिर ये पेप्सिनोजिन जो है वो पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, जो कि एक्टिव फॉर्म है। पेप्सिनोजिन इनएक्टिव फॉर्म है, और इसकी पीएच, इसको एक्टिव होने के लिए पीएच क्या चाहिए होती है? एसिडिक पीएच। एसिडिक पीएच कैसे होती है? जैसे खाना हमारी बॉडी में जाता है, हमारे स्टमक में जाता है तो HCl रिलीज़ होता है। HCl फिर HCl तो आपको पता है एसिड है, तो एसिडिक पीएच में फिर पेप्सिन भी रिलीज़ हो जाता है। अब पेप्सिन जो है उसका काम क्या है वो हम डिटेल से पढ़ लेंगे जब हम अपना डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। Why are enzymes made inactive? ये एक क्वेश्चन है। ऐसे एंजाइम्स कुछ होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, यानी अगर उन्हें खुला छोड़ दिया जाए और तब इस्तेमाल ना किया जाए जब उनकी ज़रूरत है और वो ऐसे ही फिरते जाएँ तो वो हमारे लिए ख़तरा भी बन सकते हैं। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड इन केस ऑफ जाइमोजेंस। तो जाइमोजन बनते हैं, क्यों बनते हैं? क्योंकि हम चाहते नहीं है कि वो एंजाइम हमारी ही, अब उसने डाइजेस्ट करना है तो वो हमारी ही स्टमक की वॉल को डाइजेस्ट ना करने लग जाए, तो इस वजह से इनएक्टिव होते हैं लाइक पेप्सिनोजन। और उनको इसलिए एक्टिवेट करना जब उनकी ज़रूरत है, राइट प्लेस पे, राइट टाइम पे, स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक में।
और उनकी एक्टिविटी को रेगुलेट करना, इस वजह से वो रिलीज़ होते हैं। तो ये 3 फैक्टर्स हैं ज़ाइमोजन की बनने की वजह, कि ज़ाइमोजन होते क्यों है, क्यों पेप्सिनोजिन है, जब पेप्सिन हमें एक्टिव फॉर्म में मिला है तो ये क्यों है। तो इसकी 3 रीज़न है कि हम अपने सेल्स को बचाना चाहते हैं, हम ज़रूरत को उसकी कम करना चाहते हैं कि जब ज़रूरत हो तभी हम यूज़ करें, और हम इस तरह अपने एंजाइम की एक्टिविटी को भी रेगुलेट कर रहे हैं, क्योंकि अगर एंजाइम को हम रेगुलेट नहीं करेंगे तो वो खाता जाएगा खाना जो उसने डाइजेस्ट करना है, तो वो जब खाएगा तो वो क्या करेगा, वो हमारी वॉल्स को भी खाने लग जाएगा, जिसको हम कह रहे हैं सेल्फ डाइजेशन कर देगा, वो अपने आप को भी खा सकता है, आपस की बात है। तो इस चीज़ों को हम रोकने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। अब ये एंजाइम जो है ज़ाइमोजेंस, इनको एक्टिवेट कैसे करना है, इनको एक्टिवेट करने के लिए ऐसा हो सकता है, अब जैसे कोई भी एंजाइम है हमारे पास, पेप्सिनोजिन जो भी, इनमें जो इनका फॉर्मूला होगा उसमें से हम या तो कोई प्रोटियोलिटिक क्लीवेज यानी प्रोटीन का कोई क्लीवेज करवा देंगे, कोई बॉन्ड जो है उसको तोड़ देंगे हम, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड को, जो कि हमारे पास N और C के दरमियान में बॉन्ड होता है प्रोटीन का स्ट्रक्चर, अगर आप लोगों ने देखा हो। फिर उसके बाद हम उसको कैसे एक्टिव कर सकते हैं, हम उसकी pH को चेंज कर सकते हैं, तब वो एक्टिव हो जाएगा अपने आप ही। उसके अलावा हम ऐसा भी कर सकते हैं कि कोई और एंजाइम लेकर आए, जैसे कि एंटीरोकाइनेज, वो आके इनको एक्टिवेट करा दे, वो ट्रिप्सिनोजिन को कहे कि भाई आ गया है तेरा खाना, और हो जाए एक्टिवेट और वो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाए। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। अब हम थोड़ी सी एग्जांपल देख लेते हैं कि ज़ाइमोजेंस की। अब हमारे पास जैसे पेप्सिनोजिन है, पेप्सिनोजिन जो है वो पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, और ये कहाँ हो रहा है, स्टमक में, और इसको एक्टिवेट करने वाला HCl है, और दूसरा पेप्सिन भी है, अगर वो पहले से रिलीज़ हो चुका है। पेप्सिन तब जब पहले रिलीज़ हो चुका है, लेकिन फर्स्ट टाइम पेप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए हमें HCl ही चाहिए, बिकॉज वी सेड दैट इनको क्या चाहिए, एसिडिक pH चाहिए। तो एसिडिक pH HCl की मौजूदगी में ही होगी। फिर उसके बाद ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया कि किसको एंट्री माननी पड़ेगी, एंटीरोकाइनेज ट्राई करनी है आपने। तो ट्रिप्सिनोजिन जो है तो उसको करने के लिए एंट्री काइनेज को करनी पड़ेगी, और ये कहाँ पर होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये एंजाइम होगा हमारे पास। इसी तरह काइमोट्रिप्सिनोजिन है हमारे पास, काइमोट्रिप्सिनोजिन जो है उसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, उसको हमने काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट करना है। और उसको कौन करेगा कन्वर्ट, उसको ये ट्रिप्सिन जो ऊपर से एक्टिवेट हुआ है ना, ये ट्रिप्सिन इसको एक्टिवेट करेगा, और ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन में एक्टिवेट होगा। और उसके अलावा हमारे पास प्रोथ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन हमारे ब्लड में होता है जो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है, और ये क्या करते हैं, क्लॉटिंग कैस्केड बनाते हैं, यानी जैसे ही हमारा कोई खून निकल रहा होता है, हमें कोई वोंड, हमें ज़ख़म होता है, कट लगता है, तो जल्दी से ये जाके ना प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है, ताकि हम उस जगह को बंद कर दें, खून ना निकले। तो ये थ्रोम्बिन का काम होता है। इसी तरह फाइब्रिनोजिन फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है। कैसे होता है, क्योंकि उसी तरह यहाँ पर वो मैश नेटवर्क बनाने के लिए फाइब्रिन आ जाता है कि जल्दी से सारा कुछ ब्लॉक करो। तो ये दोनों इकट्ठे काम कर रहे होते हैं। अब देखो इसके अंदर हमने प्रो एंजाइम पढ़ लिया था, ठीक है। अब ये जेन सारे हम देख रहे हैं, तो ये जेन और प्रो जब भी आप देखो ना, आप समझ जाओ कि इनएक्टिवेटेड फॉर्म है। एंजाइम आपको वो MCQs में ये नहीं कहेंगे कि ये पेप्सिनोजिन है, ये वो है, वो आपसे ऐसा उल्टा करके MCQs पूछेंगे कि वो पेप्सिन की जगह पेप्सिनोजिन लिखेंगे, और वो कहेंगे कि बताओ ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा। इस तरह की चीज़ें होती हैं MDCAT में। तो आप लोग अपने माइंड को हर तरफ से प्रिपेयर करो कि अटैक कहीं से भी हो सकता है आपके ऊपर, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम देख लेते हैं। ये बहुत ही प्यारा सा स्ट्रक्चर है, इसमें आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये एक प्यारी सी चीज़ है, ये जो प्यारी सी चीज़ है ना, जिसको मैं आउटलाइन कर रही हूँ, ये हमारे पास जो है ये एंजाइम है, ठीक है। ये एंजाइम है, और ये एंजाइम का कौन सा पार्ट है, ये प्रोटीन पार्ट है। ये एंजाइम का सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन पार्ट है, ठीक है। अब इस एंजाइम के प्रोटीन पार्ट पे अगर कोई नॉन प्रोटीन पार्ट लग जाए, अब ये जो है ना नॉन प्रोटीन पार्ट है, ये नॉन प्रोटीन पार्ट अगर लग जाए तो हम इसको क्या कहते हैं, कोफैक्टर। क्या कहते हैं हम इसको, कोफैक्टर, ठीक हो गया। अब ये बात हमने कर ली। अब बच्चों, अगर मैं हमेशा किसी एंजाइम की बात करूँगी, एंजाइम की सिर्फ बात करूँ तो, और मैं कहूँ कि एंजाइम का प्रोटीन पार्ट है, और मैं ये या फिर मैं ये कह दूँ कि एंजाइम इनएक्टिव है,
ठीक है। तो आपको मैं कहूँ कि बताओ ये कौन सा एंजाइम होगा, तो आपने सोचे बगैर ही कह देना कि ये एपो एंजाइम है, यानी ये अलोन है। एपो मीन अलोन, अकेला एंजाइम है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एंजाइम को ये अकेला क्यों है, हमारे पास एंजाइम को काम करने के लिए एक नॉन प्रोटीन पार्ट की ज़रूरत होती है। अब वो नॉन प्रोटीन पार्ट जब मैंने कहा कि है ही नहीं, मैंने कहा कि या तो एंजाइम का प्रोटीन पार्ट है, या तो सिर्फ एंजाइम है, या तो इनएक्टिव एंजाइम है। एंजाइम को एक्टिव होने के लिए प्रोटीन नॉन प्रोटीन पार्ट की भी ज़रूरत होती है। तो इन तीनों के लिए हमने टर्म यूज़ की एपो एंजाइम। लेकिन अगर ये प्रोटीन पार्ट भी बीच में आ जाता है कि हाँ जी मैं भी आ गया हूँ, तो अब ये एंजाइम बिल्कुल तैयार हो गया कि ये एक्टिव हो गया, ये अपना काम कर सकता है, क्योंकि इसके पास नॉन प्रोटीन पार्ट आ गया, अब ये अच्छे से काम करेगा। तो इसको हम ऐसे एंजाइम को हम कहते हैं होलो एंजाइम। ऐसे एंजाइम को क्या हम कहते हैं? होलो। होलो का मतलब आपने याद रखना है होल यानी मुकम्मल, इट्स कंप्लीट एंजाइम। तो ये कंप्लीट एंजाइम जो होगा वो एक्टिव भी होगा, अपना काम भी कर सकेगा, क्योंकि इसके पास तो नॉन प्रोटीन पार्ट भी आ गया। हमने ये सारी बातें कर ली हैं। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि एंजाइम का प्रोटीन पार्ट है, एंजाइम को मुकम्मल तौर पर काम करने के लिए नॉन प्रोटीन पार्ट की ज़रूरत है। अगर एंजाइम अकेला है तो वो एपो एंजाइम है, अगर उसको नॉन प्रोटीन पार्ट मिल गया तो वो होलो बन गया, होल पूरा मुकम्मल हो गया और वो हमारे पास होल एंजाइम बन गया। अब उसके अलावा हमारे पास एंजाइम की यहाँ पर आते हैं, जहाँ पर हमारे पास ये सबस्ट्रेट भाई जो है ये लगेंगे। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास जहाँ पर सबस्ट्रेट हमारे एंजाइम के पास आके लग रहा है, उसके साथ रिएक्शन कर रहा है, उस जगह को हम कहते हैं कैटालिटिक साइट। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। फिर आगे हम और भी ज़्यादा चीज़ें करेंगे। अब जैसे ये सबस्ट्रेट जो है ना, इसके अंदर इसकी यहाँ से इसके साथ ये जो जुड़ता है, ये इसको हम बाइंडिंग साइट कहते हैं, लेकिन रिएक्शन सिर्फ छोटी साइट पे होता है और उसको हम कैटालिटिक साइट कहते हैं। ठीक हो गया? तो ये चीज़ें आप लोगों ने इसमें याद रखनी है। अब हमारे पास हमने पढ़ा कि एक बाइंडरी साइट होती है, इसमें एक कैटालिटिक साइट होती है। ये दोनों मिलके क्या बनाती हैं? एक्टिव साइट। इट्स सिंपल। अब बाइंडिंग साइट क्या करती है? बाइंडिंग साइट हमारे पास रिकग्नाइज करती है एंजाइम को, बाइंड करती है सबस्ट्रेट के साथ। और कैटालिटिक साइट क्या करती है? कैटालिटिक साइट जो होती है वो ट्रांसफॉर्मेशन करती है, रिएक्शन उसमें होता है और ये दोनों मिलकर एक्टिव साइट बना देते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास हमने पढ़ा एपो एंजाइम, प्रोटीन पार्ट है सिर्फ एंजाइम का। फिर उसके बाद हमने को एंजाइम पढ़े, कोफैक्टर। कोफैक्टर के बारे में मैंने कहा कि ये प्रोटीन नहीं है, ये नॉन प्रोटीन हेल्पर है एंजाइम के। अब उसके अंदर हमारे पास इसके लिए डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट नाम यूज़ होते हैं। अब जैसे कोएंजाइम यूज़ होता है, इसी के अंदर नॉन प्रोटीन पार्ट में प्रोस्टैटिक ग्रुप भी यूज़ होता है। अब ये किस टाइम पे हम इसको ये कोएंजाइम कहेंगे, प्रोस्टैटिक ग्रुप कहेंगे, वो सब हम करते हैं। और सबसे पहले आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है कि सब टाइप्स कितनी हैं, किसकी हैं? ये कोफैक्टर की टाइप्स हैं। अब हमारे पास एक प्रोस्टैटिक ग्रुप है। प्रोस्टैटिक ग्रुप का मतलब है कि टाइटली बाउंड होगा हमारे पास हमारे एंजाइम के प्रोटीन पार्ट से, और इसके जब टाइटली बाउंड करेगा ये उसके साथ, तो ये कोवलेंट बॉन्ड के साथ करेगा। ठीक है। अब ये कोएंजाइम जो होता है ये लूजली अटैच होता है हमारे एंजाइम के साथ, और एक्टिवेटर जो होता है ये इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं, लाइक मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, ये सारा कुछ। और अब टाइटली बॉन्ड में हमारे पास एग्जांपल हम देख लेते हैं। हीम की एग्जांपल है कैटालेस के अंदर, जो कि इसके साथ टाइटली बॉन्ड होता है। ठीक हो गया। दूसरी अटैच में हमारे पास वाइटामिन की एग्जांपल आती हैं। वाइटामिन एक्टिवेटर का मतलब क्या है कि एक इनऑर्गेनिक आयन होगा वो। अगर हमारे साथ वो पूछें क्वेश्चन कि आपके पास एंजाइम के साथ इनऑर्गेनिक आयन लगा है, तो आप उसको क्या कहेंगे? उसको हम एक्टिवेटर कहेंगे। तो इस तरह वो हमसे उल्टा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब हमारे पास इसको याद करने का तरीका क्या है? कोएंजाइम का मतलब है कम एंड गो। ठीक है, लूजली अटैच है, आता है और चले जाता है। प्रोस्थेटिक ग्रुप का मतलब है कि परमानेंटली अटैच है, यानी आप इसको हटा नहीं सकते, इसको फैक्टर को। ठीक हो गया? तो ये आप लोगों ने याद रखनी है। यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ। हमारे पास विटामिन B3 जो कि एक विटामिन है, ठीक है, वो हमारे पास कौन सा कोएंजाइम बनाता है? वो बनाता है NADH निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये एंजाइम इसमें से बनता है और फिर वो आगे जाके अपनी एक्टिविटी करता है जहाँ पे उसने लगना होता है। फिर उसके बाद हमने एपोइजोलोन, होलोइजोल, ये हम पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद हम थोड़े से एक्टिवेटर्स की एग्जांपल देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ ये एक्टिवेटर्स यूज़ हो रहे हैं। अब जैसे हमारे पास एक एंजाइम है DNA पॉलीमरेज।
डीएनए पॉलीमरेज में कौन सा एंजाइम यूज़ हो रहा है? मैग्नीशियम। ठीक है, अब ये मैग्नीशियम का काम क्या है? अब डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या है कि उसकी फॉस्फेट बैकबोन होती है, उसको स्टेबलाइज करने के लिए मैग्नीशियम आ रहा है। पेप्टाइडेज का मतलब है कि इट इज़ रिलेटेड टू द पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो पेप्टाइडेज यानी ब्रेकेज में काम कर रहा है, तो उसके लिए जो हमारे पास एंजाइम है मैग्नीज और जिंक हैं, दोनों ही एन पे आ रहा है, तो मैग्नीज और जिंक इसमें पेप्टाइड बॉन्ड के क्लीवेज में हेल्प करते हैं। इसी तरह एमाइलेज जो होता है वो कैटालिटिक एक्टिविटी जो होती है कार्बोहाइड्रेट्स की, उसको ब्रेक करने के लिए हमारे पास जो एक्टिवेटर आता है वो क्लोराइड है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस के लिए जो हमारे पास एक्टिवेटर आता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को मिला के बाइकार्बोनेट बनाता है, उसके लिए जिंक है। अब ये हमने पढ़ तो लिया लेकिन हमें याद बिल्कुल भी नहीं हुआ है, भूल जाएंगे, मुझे भी यही लग रहा है, लेकिन हम इसको याद करने का तरीका देख लेते हैं। अब ये जो मैगी है, एक साइंस स्टूडेंट आप देख सकते हैं इस मैगी को। मैगी एक साइंस स्टूडेंट है और टॉपर भी है। मैगी ने हमारे लिए क्या किया, उसने डीएनए की पॉइंट्स लिखी हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है। और मैगी ने हमारे पास डीएनए पॉइंट्स जो लिखी हैं, उसका मतलब क्या है कि उसने डीएनए पॉलीमरेज को एक्टिवेट करना है। अब ये मैगी क्या है हमारे लिए? मैग्नीशियम। तो ये आपने याद रखना है कि मैगी इज़ मैग्नीशियम और उसने एक्टिवेट किया है, डीएनए पॉइंट्स बनाई हैं डीएनए पॉलीमरेज को। उसके अलावा हमारे पास ये एक स्टूडेंट है ज़ैनब। ज़ैनब ने क्या किया है? ज़ैनब एक ऐसी स्टूडेंट है जो कि इको फ्रेंडली है, जिसको एनवायरनमेंट की बहुत फ़िक्र है, नेचर से बहुत प्यार करती है, और उसने अब सोचा है कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो अब हम क्या करेंगे? अर्थ को ठंडा करेंगे। अर्थ को ठंडा करने के लिए उसने कार्बन डाइऑक्साइड स्प्रे बनाए हैं। तो ज़ैनब ने क्या किया है? ज़ैनब ने एक्टिवेट किया है कार्बोनिक एनहाइड्रेस को। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है क्लारा। क्लारा जो एक शेफ़ है, एक कुक है, जो कि बेक करती है पाइज़, और उसने क्या किया? उसने किस चीज़ के पाइज़ को बेक किया? उसने स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट्स के पाइज़ को उसने बेक किया है। अब हमारे पास क्लारा यानी क्लोरीन, क्या उसने एक्टिवेट किया है? एमाइलेज को, जो कि स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम है। फिर उसके बाद हमारे पास ये आयरन है। आयरन के लिए हमारे पास ये एक फिरोज नामी सुपरमैन है, जो कि टॉक्सिन से फाइट कर रहा है, टॉक्सिक वेस्ट से, जो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड से बने हुए हैं। तो ये हमारे पास फिरोज का काम क्या है? फिरोज का काम ये है कि उसने कैटालेज एंजाइम अपने पास रखना है, और वो एंजाइम इसके पास है, और इसने क्या करना है? इसने टॉक्सिन का खात्मा कर देना है, जो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तोड़ने के लिए इसको किस चीज़ की ज़रूरत है? इसको कैटलेज की ज़रूरत है। इसके बाद हम देखते हैं फंक्शन ऑफ एंजाइम। फंक्शंस ऑफ एंजाइम में सबसे पहले हमारे पास ना कैटालिसिस है। कैटालिसिस का मतलब क्या है कि एंजाइम स्पीड अप कर देगा हमारे उस रिएक्शन को जो कि हो रहा है, ठीक है, ब्रेक डाउन उसका आसान कर देगा। कैटालिसिस का मतलब है ब्रेक डाउन करना किसी भी चीज़ के, उसके डाइजेशन में उसकी हेल्प कर रहा है एंजाइम। ये भी हम देखते हैं कि डाइजेशन में कैसे हेल्प कर रहा है। डाइजेस्ट करने में जैसे हमारे पास खाना है वो सब डाइजेस्ट करने में हमारे पास हेल्प कर रहा है। फिर उसके बाद बायोसिंथेसिस यानी कोई चीज़ बन रही है ना, उसमें भी एंजाइम, जैसे हमारे पास डीएनए, आरएनए, प्रोटीन बन रही है, उसमें भी एंजाइम्स हैं। डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, और ये सारे सब कुछ जो बन रहा है वो एंजाइम्स ही बना रहे हैं। फिर उसके बाद है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म है कि हमारे पास कोई चीज़ टूट रही है, कोई चीज़ बन रही है, ऑल केमिकल रिएक्शंस आर नोन एज मेटाबॉलिज्म। फिर उसके बाद हमारे पास है एनर्जी। हमारी बॉडी में अगर हमें एनर्जी चाहिए तो वो एनर्जी का जो प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस, वो सब कुछ एंजाइम की बदौलत है। एंजाइम ही वो सब कुछ कर रहे हैं और हमें एनर्जी दे रहे हैं। फिर उसके अलावा अगर किसी चीज़ को हमने तोड़ना है तो उसको तोड़ने के लिए, उसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए लीवर में जाना पड़ता है। लीवर में जाके वो कौन सी चीज़ें हैं जो डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं, वो भी एंजाइम्स हैं। जैसे कि हमने कैटालेज का पढ़ा। कैटालेज एक एंजाइम है जो कि H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तोड़ है। फिर उसके बाद जेनेटिकली यानी अगर मैंने कोई भी चीज़ हमारे जीन्स में आ रही है,
ठीक है, जेनेटिक मेकअप है, वो भी एंजाइम्स के ही रोल्स हैं। और उसके अलावा ब्लड फंक्शन जैसे कि हमने पढ़ा है कि थ्रोम्बिन है हमारे पास, फाइब्रिन है, ठीक है, ये सारे के सारे जितने भी फंक्शन है वो एंजाइम्स ही कर रहे हैं। एंजाइम जो है वो केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल कर रहे हैं, पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में, और उसमें जो एंजाइम यूज़ हो रहा है उसका नाम है पेप्टाइडेल ट्रांसफरेज, ठीक है, ट्रांसफ़र करना, पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन करना, ठीक हो गया। इसके अलावा हमने पढ़ा कि कैटलिस्ट है एंजाइम। कैटलिस्ट का मतलब है इसके स्पीड अप करते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन को, खुद यूज़ हुए बगैर, खुद अपने आप को चेंज नहीं करते लेकिन बढ़ा देते हैं स्पीड को। इसमें एग्जांपल हम देखते हैं कि एमाइलेज जो है वो क्या करता है, स्टार्च को शुगर में ब्रेक डाउन करता है लेकिन अपने आप को चेंज नहीं करता। इसके अलावा डाइजेशन में हमारे पास प्रोटीएज एंजाइम है जो कि प्रोटीन्स को ब्रेक कर रहा है, लाइपेज है लिपिड्स को, फैट्स को ब्रेक कर रहा है, एमाइलेज जो है हमने पढ़ा कि स्टार्च को, कार्बोहाइड्रेट्स को, बड़े यूनिट जो है ना उसको ब्रेक करके सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर रहा है। इसी तरह हमारे पास है बायोसिंथेसिस, यानी एंजाइम जो है बिल्डिंग मॉलिक्यूल्स हैं, लाइक डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, फैट सब कुछ बना रहे हैं। अब जैसे डीएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है जो कि क्या करता है, डीएनए की कॉपीज़ बनाता है। इसी तरह मेटाबॉलिज्म की रेगुलेशन में भी एंजाइम का ही काम है, क्योंकि एंजाइम उस टाइम एक्टिवेट होते हैं जब उनकी ज़रूरत होती है, फिर इनहिबिटेड हो जाते हैं जब उनकी ज़रूरत नहीं होती। फिर उसके बाद हमारे पास एनर्जी प्रोडक्शन है। एनर्जी प्रोडक्शन में हमारे पास एंजाइम्स जो हैं वो, अब जैसे रेस्पिरेशन में यूज़ हो रहा है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या करेगा, एनर्जी देगा। एटीपी प्रोडक्शन में यूज़ हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में। अब जैसे एटीपी सिंथेज एक एंजाइम है जो कि क्या करता है, एटीपी बनाता है एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से। तो ये चीज़ें हमारे पास हैं और इनके ये सारे फंक्शन हैं एंजाइम के। इसी तरह एंजाइम डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है, लीवर एंजाइम कैटालेज को हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ब्रेक कर रहा है, हार्मफुल सब्सटेंस को बॉडी से निकाल रहा है, डिटॉक्सीफाई कर रहा है। इसके अलावा जेनेटिक फंक्शंस में अब जैसे हमारा डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, रिपेयर में काम कर रहा है, ट्रांसक्रिप्शन में कर रहा है। अब जैसे हमारे पास अगर किसी डीएनए की जो हमारी स्ट्रैंड है उसको हमने अनजिप करना है तो उसके लिए अनजिप करने के लिए हेलिकेज एंजाइम है, हेलिक्स है ना, ये हेलिक्स को अनजिप करने के लिए हेलिकेज। इसी तरह आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो आरएनए बनाता है। ये इस तरह के एंजाइम्स के नाम उसके मुताबिक ही हैं। लाइगेज है, इस तरह बहुत सारे एंजाइम हैं जो कि जेनेटिक फंक्शंस में यूज़ हो रहे हैं। फिर उसके बाद हमारे पास ब्लड क्लॉटिंग और इम्यूनिटी में भी एंजाइम है, थ्रोम्बिन है, लाइसोजाइम है जो कि बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं, लाइसोजाइम इन एंजाइम, लाइसोम इन ब्रेक डाउन, ठीक है, ये आपने याद रखना है। फिर उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसे स्पेशल एंजाइम हैं, लॉयल एंजाइम मैं इनको कहती हूँ, जो कि सिर्फ एक सबस्ट्रेट को ही उसको प्रोटेक्ट करेंगे, उसके साथ ही रहेंगे, उसके अलावा किसी के साथ नहीं रहेंगे, उसके अलावा किसी को भी वो उसके रिएक्शन को नहीं स्पीड अप करेंगे, सिर्फ कुछ ही एक के ही करेंगे। तो ऐसे एंजाइम्स में एग्जांपल्स हमारे पास ल्यूसीफ्रेज है, ल्यूसीफ्रेज। अब ल्यूसीफ्रेज, या ल्यूसिड का वर्ड जो होता है ना, ये लाइट के लिए यूज़ होता है। तो लाइट प्रोडक्शन जो होती है फायरफ्लाइज में वो उसको ल्यूसीफ्रेज करता है। राइबोजाइम हमने पढ़ा कि आरएनए एक्टिंग एज एन एंजाइम है, जो आरएनए के ऊपर ही एक्ट करेगा। कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो हमने पढ़ा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कराता है, हमने पढ़ा था इसके बारे में कि वो जो जैनब स्टूडेंट है, जैनब से हमने देखा था इसका एक्टिवेटर क्या है। फिर इसको कन्वर्जन जो है, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर हमारे पास कार्बोनिक एसिड बनाता है, कार्बोनिक एसिड फिर ब्रेक डाउन होकर बाइकार्बोनेट बनाता है। तो अल्टीमेट प्रोडक्ट है इसका कि इसने बाइकार्बोनेट बनाना है और फिर ट्रांसपोर्ट करना है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट पूरी बॉडी में हो रहा होता है। एक जगह कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और फिर वो लंग्स के पास जाके निकल जाती है। तो ये सब कुछ होता है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, ये सारा ट्रांसपोर्ट जो होता है वो आरबीसीज के अंदर होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट है, वहाँ पे पीएच भी बैलेंस होती है। ये सब चीज़ें हमारे पास ब्लड के अंदर हो रही हैं, आरबीसी के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड जब एंटर होती है तो वो एसिड बनाती है, फिर स्प्लिट डाउन होकर बाइकार्बोनेट बना देती है। इसी तरह यूरियस वो एंजाइम है जो कि यूरिया को कन्वर्ट करता है अमोनिया में, कार्बन डाइऑक्साइड में, ताकि वो लेस टॉक्सिक हो जाए और बॉडी से उसको निकाला जा सके। तो ये अगर किसी भी एंजाइम की स्पेसिफिसिटी सिर्फ एक ही सबस्ट्रेट के साथ है, उसके अलावा किसी को इसने करना ही नहीं है,
तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज़ करते हैं, उसके लिए हम ये टर्म यूज़ करते हैं एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी। यानी ये स्पेसिफिक है, इसने सिर्फ और सिर्फ इन्हीं लोगों के साथ अपने काम करने हैं, बाकी किसी की मदद नहीं करनी। तो इसको हम कहते हैं लॉयल एंजाइम, स्पेशल एंजाइम, एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी एंजाइम। अब एंजाइम्स की हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं कि इनकी खूबियाँ क्या हैं। अभी हमने एक खूबी पढ़ी है कि एंजाइम की स्पेसिफिसिटी है, एक एंजाइम जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ख़ास लॉक जो होता है वो एक ख़ास की को ही उसको ओपन कर सकती है। ठीक है, तो ये जो है आपने इसकी याद रखना है। हमारे पास लॉक जो है वो एंजाइम होता है और जो की होती है वो सबस्ट्रेट होता है। ठीक हो गया, एंजाइम इज़ लॉक एंड की इज़ सबस्ट्रेट। ठीक है, और ये 3D शेप जो होती है ये एंजाइम के सबस्ट्रेट और को स्पेसिफिक बनाती है कि किसी भी एंजाइम ने अगर एक उसको सबस्ट्रेट के साथ अटैच होना है तो उसकी एक स्पेसिफिक 3D स्ट्रक्चर होता है उसका। इसी वजह से हर सबस्ट्रेट नहीं बाइंड कर सकता उसके साथ। अब उसके बाद हमारे पास करेक्ट सबस्ट्रेट जो है वो फिट होगा और उसको ट्रांसफॉर्म करेगा प्रोडक्ट में। फिर उसके बाद है थर्मोलेबाइल बायोकैटलिस्ट। बायोकैटलिस्ट का मतलब रिएक्शन फास्ट करना, थर्मोलेबाइल का मतलब ये है कि दे आर सेंसिटिव टू टेम्परेचर। यानी अगर हमारे पास लो टेम्परेचर होगा तो एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज हो सकती है, स्टॉप भी हो सकती है। लेकिन हाई अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो गया तो एंजाइम डीनेचर हो सकता है। बहुत ज़्यादा हाई ज़रा सी हीट से एंजाइम डिफीट हो सकता है, ये बात आपने याद रखनी है। फिर उसके बाद एंजाइम जो होते हैं वो अपना काम करने के बाद दोबारा रीयूज़ हो सकते हैं, रिसाइकल हो सकते हैं, दोबारा यूज़ कर सकते हैं, एंजाइम प्रोडक्ट बना सकते हैं। एंजाइम्स अब किसी भी रिएक्शन में खुद ख़त्म नहीं हो जाते, खुद यूज़ नहीं हो जाते, बस उसको प्रोडक्ट बनाते हैं सबस्ट्रेट को और दोबारा वापस अपनी जगह पर चले जाते हैं। सो दे कैन बी रीयूज्ड अगेन एंड अगेन। एंड उसके बाद हमारे पास एंजाइम जो है कोफैक्टर के साथ मिलकर एक्टिव बनते हैं। अब कोफैक्टर नहीं है तो रिएक्शन नहीं हो सकता, ये मैंने आपको पहले भी बात बताई है। अब उसके अलावा कैटालिटिक एक्टिविटी जो है एंजाइम्स की वो यही है कि एंजाइम जो है वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, हंड्रेड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं उनके पास जो एक्टिव साइट है उसमें 3 to 12 अमाइनो एसिड्स होते हैं। क्योंकि एंजाइम पूरा ही प्रोटीन होता है तो उसका अमाइनो एसिड तो होंगे, तो वो स्मॉल एक पोर्शन होता है जहाँ पे रिएक्शन टेक प्लेस करता है। और एंजाइम के फंक्शन के लिए हमने पढ़ा कि उसकी 3D फोल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका टर्शरी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही इस चीज़ को एंजाइम की स्पेसिफिसिटी बताता है कि कौन से सबस्ट्रेट ने कौन से एंजाइम के साथ लगना है। ठीक हो गया। अब एक हमारे पास एंजाइम है जिसके पास कितने अमाइनो एसिड्स हैं, वो 1, 2, 4 हैं, राइबोन्यूक्लियस। ठीक हो गया, राइबोन्यूक्लियस वो एंजाइम है जिसके पास 1, 2, 4 अमाइनो एसिड हैं। इसको याद करने का एक आसान तरीका ये है कि राइबो से आपने याद रखना है रिब्स जो है हमारी उसमें 12 पेयर रिब्स हैं और जो कि 24 रिब्स बनाती हैं। तो 2 को कॉमन ले लिया, 1, 2, 4 हमने कर दिया, इतने अमाइनो एसिड्स हैं हमारे पास राइबोन्यूक्लियस में। तो ये एक सिंपल सी ट्रिक थी जो मैंने आपको बता दी है। एंजाइम जो होते हैं वो हाईली स्पेसिफिक होते हैं, एफिशिएंट होते हैं, यानी वो एफिशिएंसी का मतलब यह है कि बड़ी जल्दी अपना काम करते हैं, जल्दी सबस्ट्रेट आते रहते हैं और जल्दी उनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके आगे निकल जाते हैं। तो एक एंजाइम जो होता है वो 1 लाख मॉलिक्यूल्स को 1 सेकेंड के अंदर कन्वर्ट कर सकता है। इसको हम कहते हैं, इस एफिशिएंसी को हम कहते हैं टर्नओवर नंबर। ठीक हो गया, इसको क्या कहते हैं हम, टर्नओवर नंबर। इसका मतलब ये होता है हाउ मेनी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स 1 एंजाइम कैन कन्वर्ट पर सेकेंड, कि एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल या जितने भी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स हैं उनको 1 सेकेंड में एक एंजाइम कितने कन्वर्ट कर सकता है। तो इसको हम कहते हैं टर्नओवर नंबर। अब ये टर्नओवर नंबर जो है ना, इसके हमें एमसीक्यूज आ सकते हैं। वो अगर हमने कह सकते हैं कि एक एंजाइम है वो 1 मिनट में इतने मॉलिक्यूल्स को कर रहा है, तो बताओ इसका टर्नओवर नंबर क्या होगा। तो आप क्या करोगे, आप उस 1 मिनट का 1 सेकेंड का निकालोगे। 1 मिनट का पहले उन्होंने बता दी तो हम 1 सेकेंड का निकालेंगे और फिर जो वैल्यू आएगी वो हमारा टर्नओवर नंबर होगा। तो इस तरह आप लोगों ने इसको करना है। फिर उसके बाद हमारे पास एंजाइम जो होते हैं वो किस में वर्क करते हैं, दे वर्क इन एक्वस मीडियम। उनको काम करने के लिए क्या चाहिए, एक्वस मीडियम चाहिए। वाटर से बहुत प्यार है इन्हें,
वो एक्वल जब पानी होगा तभी ये काम करते हैं। नो वाटर नो वर्क फॉर एंजाइम्स। इसके बाद हमारे पास है कि ये बॉन्ड को ब्रेक कैसे करते हैं। सबसे पहले हमारे पास बॉन्ड आता है, सबस्ट्रेट के साथ बनता है, उसको इसमें ब्रेक करना होता है। तो ये क्या करता है, ये उस बॉन्ड को पहले तो स्ट्रेच करता है, जल्दी से खींचता है उसको, जो सबस्ट्रेट हमारे पास आता है। फिर उसको बॉन्ड जो होता है वो ब्रेक इजीली हो सकता है क्योंकि उसने उसका डिस्टेंस बढ़ा दिया स्ट्रेचिंग करके, तो वो आसानी से भी टूट जाता है। तो इस तरह ये रिएक्शन होता है। और ये रिएक्शन कहाँ पे होता है, एक्टिव साइट पे। एक्टिव साइट पे कितने अमीनो एसिड होते हैं, 3 to 12। और ऐसे भी है कि इस एक्टिव साइट पे 100 तक अमीनो एसिड हो सकते हैं। एंजाइम की लोकेशन कहाँ तक होती है, एंजाइम हर उस जगह पे होता है जहाँ पे कोई केमिकल प्रोसेस हो रहा होता है। लाइक साइटोप्लाज्म में जो भी प्रोसेसेस हो रहे हैं उस पर एंजाइम है। ऑर्गेनेलिज में लाइक क्लोरोप्लास्ट में एंजाइम हमें फोटोसिंथेसिस के लिए मिलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में हमें एस्पायरेशन के लिए मिलते हैं। राइबोसोम में प्रोटीन सिंथेसिस के एंजाइम मिलते हैं। तो इस तरह जहाँ जहाँ कोई काम हो रहा है वहाँ एंजाइम होंगे। फिर उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछा जा सकता है कि डू एंजाइम चेंज द इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिएक्शन। तो आप लोग मुझे बताओ कि क्या एंजाइम किसी भी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को चेंज कर सकते हैं। तो उसका आंसर है नो, वो किसी भी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं कर सकते, वो बस स्पीड अप करेंगे। देखते हैं हमारे पास ना इक्विलिब्रियम जो है वो स्टेट होती है कि जिसमें हमारा रिएक्शन बैलेंस हो जाता है। अब लाइक हमारे पास दो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स हैं ए और बी। अब हमारे पास इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पे अटेन होगा, लाइक वो अगर कोई कह दे कि इक्विलिब्रियम अटेन हो गया तो उसमें यह है कि अगर हमारे पास इक्विलिब्रियम में 70% जो होते हैं रिएक्टेंट्स वो रह जाते हैं और 30% कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जब एंजाइम का काम ये नहीं है कि एंजाइम ने इस इक्विलिब्रियम के रेट को चेंज करना है, एंजाइम ने बस इस रेट तक पहुंचने तक उसकी मदद करनी है कि हमारे पास इतने रिएक्टेंट्स रह जाएं और इतने प्रोडक्ट्स बन जाएं, तो उसको स्पीड अप करता है एंजाइम। तो इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं करता। उसके बाद हमारे पास आ जाती है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। उसमें सबसे पहले आपने याद रखना है कि 6 मेजर क्लासेस हैं अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। अब जैसे हमारे पास जो है पहली क्लास ऑक्सीडोरिडक्टेज हैं, फिर ट्रांसफरेसेस हैं, हाइड्रोलेसिस है, लाइसिस है, आइसोमरेसिस है, लाइगेसिस है। इनके नाम से ही इनके काम हमें पता चलेंगे। अब ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन जहाँ पे होती है वहाँ पे हमने देखा हुआ है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है, तो वो उसको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसका काम क्या होगा कि इसने ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करानी है, रिडॉक्स रिएक्शन कराना है। फिर उसके बाद ट्रांसफरेस का मतलब है ट्रांसफ़र करना। ट्रांसफ़र क्या करना, ग्रुप्स जो होते हैं वो ट्रांसफ़र करना। लाइक हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, इसी तरह हमारे पास कीटोन ग्रुप है, जितने भी ग्रुप्स हैं उनको ट्रांसफ़र करना। हाइड्रोलेसिस, हाइड्रो मीन वाटर, लेसिस मीन ब्रेक डाउन। तो बॉन्ड को ब्रेक करना यूजिंग वाटर, तो उसको हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। तो इस प्रोसेस को हाइड्रोलाइसिस कहेंगे, लेकिन जो एंजाइम होगा वो हाइड्रोलेसिस होगा। फिर उसके बाद हमारे पास है लाइसिस। लाइसिस जो होते हैं वो हमारे पास क्या करते हैं, वो हमारे पास बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं पानी को यूज़ किए बगैर। ऑक्सीडेशन से कर सकते हैं, लेकिन ऑक्सीडेशन भी यूज़ नहीं करेंगे, पानी को भी यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन बॉन्ड्स को ब्रेक कर देंगे। फिर उसके बाद आइसोमरेसिस की एग्जांपल है। आइसोमर का मतलब होता है रीअरेंजमेंट हो जाए एटम्स की। तो अगर कोई बॉन्ड, कोई प्रोडक्ट बन रहा है रीअरेंजमेंट ऑफ एटम से, तो उसको हम कह देंगे आइसोमर्स। इसी तरह लाइगेसिस का मतलब, गेसिस से आपने याद रखना है गम्स हैं ये, यानी ये जोड़ने का काम कर रहे हैं। ज्वाइंट टू मॉलिक्यूल्स यूजिंग एटीपी को भी यूज़ कर सकते हैं उसके अलावा। और जब ये किसी मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करेंगे तो उसमें एटीपी ज़रूर यूज़ होती है, ठीक है। ब्रेकेज में एनर्जी रिलीज़ होती है, जब बनता है तो एनर्जी यूज़ होती है। तो ये आपने इस तरह याद रखना है। इसके बाद हमारे पास क्लासिफिकेशन और एंजाइम है बाय सबस्ट्रेट नेम, यानी जो सबस्ट्रेट हमारे पास जिसको उसने कैटालाइज करना है या फिर उसका रिएक्शन फास्ट करना है उसने, उसके लिए उसके सबस्ट्रेट के नेम के मुताबिक वो एंजाइम का नाम है। लाइक हमारे पास प्रोटीएज एंजाइम क्या कर रहा है, प्रोटीएज एंजाइम क्या कर रहा है, प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन कर रहा है अमीनो एसिड में।
इसी तरह लाइपेज लिपिड्स के लिए है, अमाइलेज जो है वो स्टार्च के लिए है, अमाइलोज के लिए, इसी तरह न्यूक्लियस जो है न्यूक्लिक एसिड के लिए है, डायस्टेज जो है वो स्टार्च के लिए है। और इनका काम क्या है? ब्रेक डाउन करना। एज का मतलब ही ब्रेक डाउन है। हमने तो जैसे कि हमने कहा कि एंजाइम ब्रेक डाउन कर रहा है, तो ब्रेक प्रोटीन को कर रहा है, लिपिड्स को कर रहा है, स्टार्च को कर रहा है, डीएनए आरएनए को कर रहा है, ये सारे हमारे पास इस तरह के काम है। अब इसके अलावा एंजाइम्स के मॉडल्स हम देख सकते हैं। एंजाइम के मॉडल्स में हमारे पास दो मॉडल हैं। एक है लॉक एंड की मॉडल, जो कि एमिल फिशर 1890 में दे के जाते हैं। अब एमिल फिशर जो है वो एंजाइम्स के बारे में बताते हैं कि एंजाइम्स की एक्टिव साइट जो है ना फिक्स शेप है उसकी। जैसे एक ताला सिर्फ एक चाबी से खुल सकता है ना, उसी तरह एंजाइम्स को भी सिर्फ एक ही स्पेसिफिक जो सबस्ट्रेट है वो उसको खोल सकता है। तो ये मॉडल एंजाइम की स्पेसिफिसिटी बताता है। अब एंजाइम जो है वो हमारे पास लॉक है, याद रखना है। एंजाइम इज़ द लॉक एंड द की इज़ द सबस्ट्रेट। ठीक हो गया? इसमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है। वो ये कहते हैं कि एंजाइम लॉक है या फिर हमारे पास सबस्ट्रेट लॉक है। आपने ये नहीं देखना कि ताला खुल रहा है, आपने ये देखना है कि एंजाइम जो है ना वो हमारे पास जो है वो लॉक है। इसको आपने याद रखना। ठीक हो गया? अब हमारे पास उसके अलावा एक बात है कि एंजाइम जो होता है उसकी एक्टिव साइट ये कहता है कि चेंज नहीं हो सकती। ठीक है? वो एंजाइम की स्पेसिफिसिटी को बताता है। जैसे कि मैंने आपको कुछ एंजाइम्स की एग्जांपल दी कि वन एंजाइम इज स्पेसिफिक फॉर वन सबस्ट्रेट। तो कुछ ऐसे एंजाइम है जो कि इस मॉडल पर उतरते हैं, लेकिन सब नहीं उतरते। ठीक है? तो इसमें ये इसने बताया कि ये एक तो लॉक है, की है, स्पेसिफिक रिजिड शेप है और एंजाइम एक टेम्पलेट की तरह काम करता है। और जैसे कि एंजाइम जो एंजाइम इस वाले हमारे फॉलो करें इस मॉडल को, उसको नॉन रेगुलेटरी एंजाइम कहते हैं, या फिर हम उसको एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी कहते हैं। उसको फॉलो करने वाले एंजाइम सुक्रेज है, माल्टेज है, जो कि सिर्फ एक ही सबस्ट्रेट को कर सकते हैं। जैसे सुक्रेज जो है वो सुक्रोज को ब्रेक डाउन कर सकता है, माल्टेज जो है माल्टोज को कर सकता है। लेकिन अब दूसरा एक मॉडल आता है, कोशलैंड साहब 1959 में देते हैं, एंड दैट मॉडल इज़ इंड्यूस फिट मॉडल। तो ये मॉडल कहता है कि जब सबस्ट्रेट एंजाइम से मिलता है ना, तो एक्टिव साइट थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लेती है कि हाँ थोड़ा सा शेप बदल लेते हैं, रिएक्शन तभी हो जाता है तब भी। तो एंजाइम बोलता है फिट होना चाहिए, सबस्ट्रेट आया, शेप एडजस्ट कर लेता है, फिर थोड़ा सा एडजस्टमेंट हो जाती है इसके अंदर। तो ये कहते हैं कि एंजाइम्स की एक्टिव साइट थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है, इतनी रिजिड भी नहीं होती, थोड़े नरम दिल भी होते हैं ये एंजाइम्स। ठीक है? और फिर उसके बाद जब सबस्ट्रेट आता है तो एंजाइम अपनी शेप को चेंज करते हैं ताकि वो उसमें एक ग्लव की तरह फिट हो सके। इसी वजह से इस मॉडल को नाम दिया जाता है हैंड एंड ग्लव मॉडल ऑल्सो, क्योंकि वो कहते हैं कि हाथ के मुताबिक एंजाइम अपना ग्लव का साइज़ एडजस्ट कर लेता है। और ये हमारे पास सबसे ज़्यादा मॉडर्न और एक्सेप्टेड मॉडल है, ये आपने याद रखना है। इट इज़ मॉडर्न मॉडल, तो हमें पता है। तो ये सब कुछ। अब एंजाइम इसमें क्या है? एंजाइम एक ग्लव है। ठीक है? एंजाइम ग्लव है हमारे पास, और उसमें जो हम हाथ डाल रहे हैं वो हमारा सबस्ट्रेट है। ठीक हो गया? तो ये आपने याद रखना है कि ग्लव जो है ना, आपने देखा होगा जैसे सॉक्स होती हैं तो वो अपना साइज़ चेंज कर लेती हैं, उसी तरह हाथ जब हमारे हाथ का साइज़ चेंज नहीं होता, लेकिन हमारे हाथ की वजह से उस ग्लव का साइज़ थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो ये आपने याद रखना है कि फ्लेक्सिबल फिट है। ग्लव जो है एंजाइम का स्लाइटली चेंज होता है हैंड के मुताबिक, और एंजाइम जो होता है स्लाइड कन्फॉर्मेशनल चेंज में जाता है, और ये हमारे पास रियलिस्टिक एंजाइम के बिहेवियर को शो कर रहा है, यानी ये मोर एक्सेप्टेबल मॉडल है हमारे पास। फिर इसके बाद हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें भूल जाएंगी। तो लॉक एंड की के एमिल फिशर से आपने याद रखना है कि हम साइंटिस्ट के नाम भी भूल जाते हैं, हम डेट्स भी भूल जाते हैं। तो फिशर से आपने याद रखना है कि फर्स्ट। ठीक है? और कोशलैंड डैनियल से आपने डायनामिक याद रखना है, और कोशलैंड से कॉस्मिक याद रखना है। ठीक है? अब ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट आने वाला, यानी ये 1800s के ड्यूरेशन में आया है, ओल्डेस्ट है,
और इसने ये बताया कि हमारे पास जो फिशर ने बताया क्या है, फिक्स्ड है हमारे पास। और ये डैनियल ने क्या बताया, डैनियल डी फॉर डायनामिक ने हमें बताया कि हमारा जो वो फिक्स नहीं है, फ्लेक्सिबल है, ठीक है। और ये एक न्यू गाय था कोस्टलैंड, और इसे बताया कि वो अपनी शेप चेंज कर सकता है। इम्पॉर्टेंट डेट्स हमने जो एंजाइम्स के चैप्टर में अभी तक पढ़ी हैं, उसमें हमने पढ़ा था पायन जो 18 से 37 ईयर ओल्ड तक हमने देखा था। उसमें हमने ये देखा था कि जो उनकी उम्र होती है 33 और 77 होती है। तो फाइंड कौन ढूंढता है डायस्टेस को, पार्ले सीड्स के खेतों में से वो पायन होते हैं। और फिर उनके भाई कौने जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो उसको नाम दे देते हैं। फिर लॉक एंड की मॉडल जो है एमिल फिशर से फर्स्ट पे आया 1819 में। इंड्यूस फिट मॉडल जो है वो कोस्टलैंड ने दिया 1959 में आया वो। फिर ये आप लोगों ने इस तरह याद रखना है। अब जो डिस्कवरी है पायन ने की, पी फॉर पायनियर आपने याद रखना है, ठीक है। पी फॉर पायनियर यानी वो उसके ढूंढने वाले थे। फिर उसके बाद कोने ने क्या उसको दिया, ही इज़ द की नेमर ऑफ एंजाइम्स। फिर उसके बाद फिशर ने क्या बताया, फिशर ने बताया कि ये फिक्स्ड होते हैं, दे आर फिक्स्ड एंड दे आर इज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू टेल अबाउट द एंजाइम्स मॉडल। फिर उसके बाद कोस्टलैंड ने क्या बताया, ये कॉस्मिक यानी न्यू डायनामिक होते हैं। और सबसे पहले 1890 में इसने बताया, फिर 1959 में इसने बताया ये मॉडल। तो ये हमने कर लिया। फिर उसके बाद आप लोगों के लिए एक छोटू सा काम आ गया है। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो बच्चों नोबल एकेडमी कमेंट करो और अपने उन दोस्तों के साथ ये लेक्चर ज़रूर शेयर करो जिनको बायो बिल्कुल समझ नहीं लग रही, जल्दी से। अब हमारे पास आ गया है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम, जिसका था सदियों से हमें इंतज़ार। अब इसमें क्या होता है, वो कहता है कि एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिलता है, इनकी कहानी शुरू होती है। कहानी जब शुरू होती है फिर ये कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, कॉम्प्लिकेटेड कहानी हो रही है, लेकिन फिर ये अलग भी हो जाते हैं। लेकिन अलग जब होते हैं तो वो सबस्ट्रेट नहीं रहता, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और ये सारा रिएक्शन हो जाता है और वो एंजाइम दोबारा किसी और के साथ फिर कहानी बनाने लग जाता है। तो ये सब कुछ इस रिएक्शन के अंदर हमें बता रहे हैं कि एंजाइम कैसे काम करता है। खैर हमारे पास जो सबस्ट्रेट के प्रोडक्ट बने हैं वो भी बहुत यूज़फुल बने हैं। वैसे हमारे पास सिर्फ सबस्ट्रेट जो होता है सबसे पहले वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होता है, फिर फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, क्योंकि रिएक्शंस की सीरीज़ होती हैं, याद रखो। एक रिएक्शन दूसरे रिएक्शन को सपोर्ट कर रहा है कि मैंने इसको एंजाइम एक रिएक्शन ने ए से बी कन्वर्ट किया, दूसरे एंजाइम ने बी को सी से कन्वर्ट किया, तो ये सीरीज़ में चलते हैं रिएक्शन। और हर स्टेप का अपना एंजाइम होता है, फिर कोई और किसी का एंजाइम नहीं लेते, अपना एंजाइम रखते हैं। अब ये फीडबैक इनहिबिशन क्या होता है? इनहिबिशन यानी रुक रहा है, फीडबैक यानी फीडबैक कोई काम हो चुका है लेकिन अब उसके फीडबैक में किसी रिएक्शन का रुक जाना। अब क्या होता है कि जब हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा, ज़रूरत ज़्यादा नहीं थी हमें, बन रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम अपने स्टार्टिंग वाले एंजाइम को जहाँ से रिएक्शन शुरू हुआ था, ए ने बी को बनाया, बी ने सी को बनाया, सी ने डी को बनाया, डी ने ई को बनाया, तो ये बहुत ज़्यादा बनते जा रहे हैं, तो ये इसको सिग्नल करते हैं कि बस बहुत हुआ, ये एंजाइम को ही ब्लॉक कर देते हैं। तो जब बाँस ही नहीं रहेगा तो बाँसुरी भी नहीं बचेगी, तो वो पहले एंजाइम को ब्लॉक करते हैं। तो ये पीछे जाके जो ये होती है इनहिबिशन, इसको कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन, क्योंकि एक एंजाइम ने बताया कि भाई मेरे पास बहुत ज़्यादा हो रहे हैं प्रोडक्ट्स, अब भाई इसको ख़त्म कर दो, बस। ज़्यादा बन जाए तो सिस्टम बोलता है बस कर, बस ठीक हो गया। प्रीकर्सर एक्टिवेशन हमारे पास है। प्रीकर्सर एक्टिवेशन में अब क्या होता है, प्रीकर्सर एक्टिवेशन में कभी कोई एंजाइम अगर इनएक्टिव होता है पहले, तो वो फिर एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि हमने पहले बात ही कर ली है कि पेप्सिनोजिन पेप्सिन में कन्वर्ट होगा, उसकी ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि ये सेल डिस्ट्रक्शन, सेल्फ डाइजेशन कर सकते हैं, तो इस वजह से हमने प्रीकर्सर की एक्टिवेशन करनी होती है। इन प्रीकर्सर्स को हमने क्या नाम दिया था, ज़ाइमोजन और प्रो एंजाइम्स, ठीक हो गया। अब इसके अलावा हमारे पास एक्टिव साइड जो होती है वो चार्ज बेरिंग साइड होती है, उसकी शेप होती है, और उसके अलावा फोल्डिंग होती है, उस पर कॉइलिंग होती है, और स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ फिट करती है। एंजाइम इसके लिए स्पेसिफिक होता है, ये सब कुछ।
अब वो फैक्टर्स जो कि एंजाइम के एक्शन को अफेक्ट करते हैं, उसमें हमारे पास सबसे पहला जो है वो है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, फिर उसके बाद है टेम्परेचर, फिर एंजाइम की कंसंट्रेशन और फिर ऑप्टिमम पीएच। सबस्ट्रेट अगर ज़्यादा होगा, हमारे पास सबस्ट्रेट अगर ज़्यादा है तो एंजाइम ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे तो रिएक्शन इंक्रीज़ होगा। लेकिन अगर एंजाइम ही ख़त्म हो गया है, एंजाइम हमारे पास ख़त्म हो गया, तो वो रिएक्शन एक जगह जाके रुक जाएगा फिर, ठीक है। तो इस तरह का ग्राफ बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। और इसी तरह टेम्परेचर का भी कुछ रिलेशन है एंजाइम की कंसंट्रेशन का, और पीएच का भी इफेक्ट है। अब जैसे टेम्परेचर का ग्राफ हमारे पास बढ़ता है जब टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन जैसे ही ऑप्टिमम टेम्परेचर आ जाता है उसके बाद उसे ग्राफ में नीचे आ जाना होता है। ये हमारे पास टेम्परेचर का ग्राफ है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि एंजाइम की कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट है, कि ज़्यादा एंजाइम होते हैं, ज़्यादा एक्टिव साइट्स होंगी, ज़्यादा फास्टर रिएक्शन होगा। लेकिन जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, यानी उस सबस्ट्रेट के इक्विलिब्रियम आ जाएगा, तो वो रिएक्शन इंक्रीज़ नहीं होगा। ये आपने एंजाइम के केस में बात याद रखनी है। अब सबस्ट्रेट के केस में क्या है, सबस्ट्रेट ज़्यादा हुए, फास्टर रिएक्शन हुआ पहले, लेकिन एक प्लेटू आ जाएगा। प्लेटू इसको कहते हैं, सीधी लाइन आ जाएगी प्लेटू, इसको हम कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट। यानी अब आप जैसे अगर एक जगह है जिसमें ढेर सारे डॉक्टर्स बन रहे हैं, हॉस्पिटल में सीट्स ख़त्म हो गई हैं, तो वो उन क्या हम कहते हैं कि इन डॉक्टर्स की सैचुरेशन हो गई है। तो इसी तरह यहाँ पर जब सबस्ट्रेट तो है लेकिन उनके लिए एंजाइम्स नहीं है, जॉब्स नहीं है, तो उसको हम कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट। तो ज़्यादा एंजाइम होंगे, ज़्यादा पावर होगी, लेकिन ज़्यादा सबस्ट्रेट अगर बढ़ गए तो फिर हाउसफुल हो जाएगा, किसी को जॉब नहीं मिलेगी। तो एंजाइम का रिएक्शन का रेट जो होता है वो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ एंजाइम पे, जो कि अनलिमिटेड सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, लेकिन एक लिमिट तक। ज़्यादा एंजाइम्स होंगे, ज़्यादा एक्टिव साइट्स होंगे, ज़्यादा सबस्ट्रेट बाइंड करेंगे, ज़्यादा प्रोडक्ट बनेंगे, रिएक्शन तेज़ी से चलेगा, लेकिन एक लिमिट के बाद ये सबस्ट्रेट ख़त्म हो जाते हैं तो फर्दर इंक्रीज़ नहीं होगा। एंजाइम जितने मर्ज़ी बढ़ाओ, काम तेज़ नहीं चलेगा, ये बात आपने याद रखनी है। अब इस रिएक्शंस में एंजाइम और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन में हमारे पास एक कांस्टेंट आता है, एमसीक्यूज़ आ सकते हैं इसको ज़रूर समझना आपने। इसका नाम है मिचेलिस मेंटन कांस्टेंट। मिचेलिस मेंटन कांस्टेंट जो है ये क्या बताता है कि वो कंसंट्रेशन, लाइक हमारे पास 30 सबस्ट्रेट है और 30 सबस्ट्रेट्स पर हमारी जो रिएक्शन की मैक्सिमम वेलोसिटी है वो समझ लेते हैं कि हम कहते हैं 100 मीटर पर सेकंड है मैक्सिमम वेलोसिटी। तो हमारे पास Km क्या है, Km वो कंसंट्रेशन है जिस पर ये मैक्सिमम वेलोसिटी हाफ हो जाएगी, तो वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन। अब ये हाफ कब होगी, जब हमारे पास 15 सबस्ट्रेट होंगे तो ये 50 हो जाएगी। तो वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जिस पर हमारे एंजाइम की अब ये कांस्टेंट हमें बताता क्या है, ये कांस्टेंट हमें बताता है कि एंजाइम किस सबस्ट्रेट के साथ ज़्यादा एफिनिटी रखता है, ठीक है। जिस एंजाइम का लोअर के होगा, लाइक उसके स्पीड उसकी कम होगी, तो इसका मतलब ये है कि उसके मैक्सिमम अपने कंसंट्रेशन तक जाने के लिए उसको टाइम कम लगेगा, तो उसकी हाई एफिनिटी होगी। अब इसको याद करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अब आपने याद रखना है कि हम किसी भी जिसको हम कम अटेंशन दें ना, उन दोनों जहाँ पे किसी भी रिलेशन में, तो वहाँ पर प्यार ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है। वहाँ पे लव बहुत ज़्यादा होगा, अटेंशन कम, लव ज़्यादा, तो अट्रैक्शन ज़्यादा, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे करते हैं, अटेंशन क्या है हमारे पास, Km है, अटेंशन कम देंगे हम उसे, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कम होगी, तो वो रिएक्शन उसकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक हो गया। अब इसका मतलब क्या है कि लो Km, अटेंशन हमारे पास क्या है कि कम दे रहे हैं हम, और हाई Km का मतलब है हाई टेंशन। तो जब आप कम अटेंशन दोगे तो हाई चिपकू लव एफिनिटी होगी, और हाई Km पे लो एफिनिटी होगी, ठीक है। अब हाई एफिनिटी का मतलब है कि एंजाइम जल्दी से सबस्ट्रेट के साथ जाएगा, ठीक हो गया। और अगर लो एफिनिटी है कि एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ स्लोली अटैच होगा, उसके लिए हमें ज़्यादा सबस्ट्रेट चाहिए अगर हमने एंजाइम को सबस्ट्रेट के साथ मिलाना है।
अब टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं। टेम्परेचर जो होता है वो हमें एक तो एक्टिवेशन एनर्जी देता है एंजाइम्स को, जो कि चाहिए होती है किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, ये एक्टिवेशन एनर्जी है। लेकिन और ये काइनेटिक एनर्जी भी है। तो मॉलिक्यूल्स ना फास्टली मूव करते हैं, रिएक्शन बहुत अच्छा हो रहा होता है। अब ये टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है और जैसे ये 37 डिग्री सेल्सियस पे आता है, जो कि हमारा बॉडी टेम्परेचर है किसी भी रिएक्शन को होने के लिए, तो जब इससे ज़्यादा बढ़ेगा ना तो फिर काम ख़राब हो जाएगा, एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे, रिएक्शन स्टॉप। ठीक हो गया। अब क्या होता है, जब ओवर हीटेड होता है तो वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है एक्सेसिवली, अपना ग्लोबुलर शेप एंजाइम लॉस कर देते हैं, 3D फोल्डिंग ब्रेकेज हो जाती है और एंजाइम क्या बन जाते हैं, डीनेचर, यानी अपनी नेचर ही छोड़ देते हैं। वो प्रोटीन यानी ग्लोबुलर प्रोटीन्स नहीं रहते, इनएक्टिव हो जाते हैं फॉरएवर के लिए, हमेशा के लिए। लेकिन अगर टेम्परेचर कम दिया जाए, टेम्परेचर कम हो तो एंजाइम ख़त्म नहीं होते लेकिन इनकी एक्टिविटी रुक जाती है। और एक और बात कि हर 10 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर बढ़ाता जाए हम, लाइक 20 से मैंने 30 किया, तो एंजाइम की एक्टिविटी डबल हो जाती है। अब ये आपको एमसीक्यूज़ वो दे सकते हैं कि वो कह सकते हैं कि 10 डिग्री सेल्सियस पे एंजाइम्स इतने सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर रहे हैं XYZ, तो आप बताएं कि 30 डिग्री सेल्सियस पे कितने करेंगे। तो आपको पता है कि डबल रेट होना है, तो डबल 2 टाइम होना है, तो आपको अपना रेट पता चल जाएगा कि एंजाइम्स कितने उनकी एक्टिविटी क्या हुई है इस टाइम पे। तो ये आपने इस तरह याद रखना है। अब एक है हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, अब वो रिएक्शन जो हमारे पास हर 10 डिग्री सेल्सियस के राइज के साथ टेम्परेचर में, तो जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रहा है, इसको हम कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसका सिंबल होता है Q10 और ये हमारे पास 2 के इक्वल है। 2 मतलब डबल। टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा तो ये क्या होगा, हमारे पास डबल होता जाएगा, ये आपने याद रखना है। फिर उसके बाद pH वैल्यू और एंजाइम एक्टिविटी के बारे में बात कर लेते हैं। pH वैल्यू क्या है कि एंजाइम अपने ऑप्टिमम pH पे बेस्ट काम करता है। अगर pH में चेंज आ जाए तो क्या होता है कि एंजाइम अमाइनो एसिड्स होते हैं उनके आयनाइजेशन हो जाती है, यानी वो टूट जाते हैं और उनकी एक्टिव साइड की शेप बिगड़ जाती है और वो भी डीनेचर हो जाते हैं। ठीक है, ये आपने चीज़ें याद रखनी है कि अगर pH वैल्यू चेंज हो तो क्या शुरू कहाँ से हो रहा है कि आयनाइजेशन हो रही है और रिज़ल्ट क्या मिल रहा है हमें, डीनेचुरेशन, यानी इसकी नेचर ही ख़त्म हो रही है, यानी वो प्रोटीन नहीं रहा, तो नेचर अपनी चेंज कर बैठा है। तो अब हमारे पास ऐसे कुछ एंजाइम होते हैं जो एसिडिक pH में काम करते हैं, कुछ अल्कलाइन pH में काम करते हैं, कुछ न्यूट्रल में करते हैं। न्यूट्रल में ट्रिप्सिन, अमाइलेज, एसिडिक में पेप्सिन, सुक्रेज, यूरियस, और अल्कलाइन में कैटलेज, लाइपेज, आर्जिनेज, ये सारे हैं। अब हमारी जो बुक में हमें दिए गए हैं पेप्सिन की pH ये है। अब इनको हमने याद करने का एक निमोनिक मैंने आपके लिए बनाया है, तो फिर वो हम करते हैं ताकि हमें ये सारी चीज़ें छट से याद हो जाए। हमारे पास जो सबसे पहले पेप्सिन है, पेप्सी, ये आपको पेप्सी नज़र आ रही है, पेप्सी जो है वो 2 नंबर आ रही है, आजकल पेट ख़राब हो गया इससे, तो जो पेप्सी है 2 नंबर आ रही है, इससे पेट ख़राब हो रहा है, तो इससे आपको पता लग जाना चाहिए। जो पेप्सिन है हमारे पास वो क्या है, स्टमक का एंजाइम है एसिडिक और उसकी pH क्या है 2। उसके अलावा स्लाइवरी एमिलेज है, स्लाइवा, इसके अंदर आपने देखना है कि जब हम 6 3 मरतबा बोलते हैं ना, लेकिन आपने 6 8 दफ़ा बोलना है। जब आप 6 8 दफ़ा बोलेंगे ना तो आपके मुंह में स्लाइवा आ जाएगा। तो स्लाइवा जो आ गया है आपके मुंह में, उसकी वजह से इस एंजाइम की जो pH है वो 6.8 है, याद रखनी है आपने। और सलाइवा से याद रखना है स्लाइवरी एमाइलेज, जो कि हमारे पास स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है कार्बोहाइड्रेट्स में, और ये वो हमारे मुंह में होता है, ये एंजाइम स्लाइवा में होता है। अब हमारे पास है एंटीरोकाइनेज। एंटीरो से आपने याद रखना है एंट्री बंद है। एक काइनेटिक एक्सरसाइज आई है जिसमें 55 की एज से अगर बड़े लोग हैं ना तो वो उस एक्सरसाइज को नहीं कर सकते, उनकी एंट्री उस एक्सरसाइज की बंद है क्योंकि उनके हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि वो एक काइनेटिक एक्सरसाइज है, उसमें उनकी बॉडी, ऐसा हो सकता है कि बॉडी में बहुत ज़्यादा हरकत हो जाए और हो सकता है कि फिर वो हार्ट अटैक भी आ सकता है उनको। तो इस वजह से वो 55 ईयर ओल्ड के लोगों के लिए वो एक्सरसाइज बंद है। अब एक कैटलेज के लिए आपने याद रखना है कि एक बिल्ली ने 1 2 3 4 5 6 7 बच्चे दिए, लेकिन एक बच्चा उसका मर गया, तो जो बच्चे बच गए वो 6 बचे।
तो इसलिए आपने इसे याद रखना है कि 7.6 इसकी कैटलेज की pH है, और ये आपने याद रखना है। अब वो बच्चा जो मरा है वो किस वजह से मरा है, वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड से मरा है, ठीक है, ये भी आप याद रख लीजिएगा। और अब है काइमोट्रिप्सिन एंजाइम। काइमोट्रिप्सिन, काइम हमारे पास ये एक वुड लॉग सा होता है, ठीक है। अब इसने क्या किया है कि एक सिन का ट्रैप बनाया। ये अल्कोहल है, अल्कोहल आपको पता है सिन है हमारे लिए। तो उस ट्रैप के अगर आपने उसने बिछाया, वो ट्रैप कब है, 7 से 8 बजे के दरमियान, ठीक है। काइमोट्रिप्सिन जो ट्रैप बनाया है इसने अल्कोहल का, वो कब से कब तक उसने बिछाया है, 7 से 8 बजे तक। तो आपने इस तरह याद रखना है। फिर उसके बाद है पैनक्रियाटिक लाइपेज। अब एक हमारे पास मेडिसिन आई है, या फिर एक कोर्स आया है, वो ये कह रहे हैं कि 9 दिन में हम क्या करेंगे, आपके एक जिम का नाम है लाइपेज। वो कह रहे हैं कि हम आपके स्टमक के फैट को ख़त्म कर डालेंगे। तो ये 9 दिन का जो प्लान है उसमें वो कह रहे हैं कि हम आपकी चर्बी जो है पिघला देंगे, नो चर्बी इन 9 डेज़। तो इसके लिए आपने याद रखना है कि पैंक्रियाटिक लाइपेज की pH है 9। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है आर्जिनेस। आर्जिनेस को आपने इस तरह याद रखना है कि करण अर्जुन जो मूवी थी एक, जो कि मैंने खुद भी नहीं देखी, ये मूवी रिलीज़ हुई है 1997 में, ठीक है। ये मूवी कब रिलीज़ हुई है, करण अर्जुन 1997 में। तो 1997 से आपने क्या याद रखना है, 9.7, ठीक हो गया, 9.7 इसकी pH है। अब हमने बताया कि एंजाइम की एक्सट्रीम pH पे डीनेचुरेशन हो जाती है, वेल टूट जाता है, उसका मूड ख़राब हुआ तो उसकी शेप भी गायब, और जॉब तो उसकी चली जाती है, यानी अब काम भी नहीं कर सकता। फिर उसके बाद है हमारे पास एलोस्टेरिक एंजाइम। एलोस्टेरिक एंजाइम को प्रपोज किसने किया था, कोशलैंड ने, जो कि हमने कहा कि इंड्यूस फिट मॉडल के प्रपोजल उन्होंने, उसका भी मॉडल उन्होंने ही पेश किया था। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि एंजाइम जो होते हैं इनका, ये एलोस्टेरिक एंजाइम का कॉन्सेप्ट इनके मॉडल के ही मुताबिक है। इन्होंने कहा कि एक एंजाइम एक से ज़्यादा रिएक्शन को कैटेलाइज कर सकता है, उसको एलोस्टेरिक एंजाइम कहते हैं। जैसे कि हेक्सोकाइनेज की एग्जांपल दी उन्होंने। तो एलो से आपने याद रखना है आल्सो आपने याद रखना है कि मोर देन 1 रिएक्शन को कैटेलाइज कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसकी एग्जांपल क्या थी, हेक्सोकाइनेज। हेक्सा कैन हैंडल एक्स्ट्रा एंजाइम, एक्स्ट्रा सबस्ट्रेट, इसको आपने याद रखना है। फिर उसके बाद स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम हमने पढ़ी है कि हाईली स्पेसिफिक होते हैं अगर उनकी यूनिक शेप होती है, और उनकी एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी के बारे में पढ़ा हमने कि 1 सबस्ट्रेट, सिर्फ एक ही एंजाइम एक ही सबस्ट्रेट को कर सकता है, उसको एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी कहते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा एंजाइम इनहिबिशन के बारे में। अब ये वो है जिसमें मैंने आपको बताया था कि एंजाइम के दुश्मन होते हैं, एंजाइम के जो दुश्मन हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। एंजाइम का काम रुक जाता है अगर उनके पास एक इनहिबिटर यानी ब्लॉकर आ जाए। ये नॉर्मल भी हो सकते हैं, हार्मफुल भी हो सकते हैं। नॉर्मल कब होते हैं, जब बॉडी की रेगुलेशन करवानी होती है। हार्मफुल तब होते हैं जब ड्रग्स और पॉइजन से इनको रोका जाता है। एग्जाम्पल में साइनाइड एक पॉइजन है हमारे पास, ये जो बंदा लेता है वो मर ही जाता है। एंटीबायोटिक्स ये हमारी बॉडी के फंक्शन को रोकती हैं, इसकी वजह से हम कहते हैं कि आपकी इम्यूनिटी वीक हो गई है। एंटीबॉडीज़ ये हमारी बॉडी के फंक्शन को, एंजाइम्स को रोक देती हैं। और सल्फर ड्रग्स जो कि एंटीबायोटिक्स ही होती हैं। ये आपने लाइन याद रखनी है। ये इनहिबिटर्स जो होते हैं इनका काम क्या होता है, कहते हैं कि ना हम काम करेंगे ना किसी को करने देंगे। तो इनहिबिटर्स का मकसद ये है दुनिया में आने का। तो ऐसे आपकी ज़िंदगी में भी बहुत सारे इनहिबिटर्स होंगे जो कहते हैं कि ना खुद हम काम करेंगे ना किसी को करने देंगे। तो इसमें हमारे पास कैपेस आपने याद रख लेना है, साइनाइड, एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन, एंटीमेटाबोलाइट्स, ये कैंसर ड्रग्स होती हैं एंटीमेटाबोलाइट्स, ठीक है। और उसके अलावा सल्फर ड्रग्स। इसीलिए जब अब आप देखेंगे कि अगर आप ये इनमें से कोई भी ड्रग लेंगे ना तो आपका हेयर फॉल होगा, आपकी बॉडी में इम्यूनिटी वीक हो जाएगी आपकी। क्यों? क्योंकि आप इन चीज़ों से गुजर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अब सबस्ट्रेट है एक हमारे पास, एक इनहिबिटर है, दोनों की येली शेप बिल्कुल सेम है, ठीक है। ये एंजाइम के साथ इनहिबिटर ने जाके अपना कॉम्प्लेक्स बना दिया। लेकिन मज़े की बात यह है कि कॉम्प्लेक्स बन तो गया, लेकिन ये कभी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि असली और नकली में फ़र्क होता है, ठीक है। अपनी मंजिल तक ये नहीं पहुँचेगा, लेकिन फिर भी इसने उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया।
अब हमारे पास इनहिबिटर्स की टाइप्स में इरिवर्सिबल होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। इरिवर्सिबल रिवर्स नहीं हो सकते, नाम से पता चल रहा है। रिवर्सिबल रिवर्स हो सकते हैं। अब ये बाइंड किधर करते हैं, ये एक्टिव साइट पे परमानेंटली बाइंड करते हैं। इरिवर्सिबल है, ये एक्टिव साइट और उसके अदर साइड पे बाइंड करते हैं लेकिन वीक बॉन्ड बनाते हैं। अब इसकी एग्जांपल में हमारे पास मेलोनिक एसिड है जो कि हमारे पास सक्सिनिक एसिड की जगह पे आता है। और सक्सिनिक एसिड ने क्या बनाना होता है, वैसे फ्यूमरेट बनाना होता है उसने, ठीक हो गया। अब ये सीट शेयरिंग का इसके लिए वर्ड यूज़ किया हुआ है हमने। और हमारे पास जो इरिवर्सिबल हैं वो साइनाइड है, हैवी मेटल्स हैं। अगर ये कोई भी बंदा ले ले तो इसका मतलब यह है कि एंजाइम्स दोबारा सही काम नहीं कर पाएंगे, सेल प्रोसेस रुक जाएंगे और इवेंचुअली क्या होगी, डेथ हो जाएगी। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अब इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स ब्लॉक परमानेंटली कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं शेप ऑफ एंजाइम को। मर्करी, आर्सेनिक, साइनाइड, ये सारे के सारे हमारे पास पॉइजन्स हैं, याद रखें, इसी वजह से इनको पॉइजन कहते हैं। इरिवर्सिबल आयरन्स आउट एंजाइम फॉरएवर, परमानेंट चेंज लेके आते हैं और सब कुछ। अब रिवर्सिबल इनहिबिटर्स में हमारे पास इनहिबिटर जो होता है टेम्परेरी बाइंड करता है एंजाइम के साथ, रिमूव भी हो जाता है। और रिमूव कैसे होता है, अगर सब्सट्रेट की हम कंसंट्रेशन बढ़ा दें तो फिर उसके बाद रिमूव हो जाएगा, एंजाइम एक्टिव हो जाएगा दोबारा। और इसमें एग्जांपल हमारे पास फीडबैक इनहिबिशन की है, अगर नॉर्मल देखें। और हमारे पास वीकली बॉन्ड होते हैं, वीकली बाइंड करते हैं और रिमूव भी हो सकते हैं। इसके अंदर जो टाइप्स हैं कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स हैं और नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स हैं। अब हम करते हैं हमारे पास कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स। कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स क्या है कि वो हमारे पास इनहिबिटर एंजाइम जहाँ पे सबस्ट्रेट में लगना था उस जगह पे आके लग गया, यानी इसने उसके साथ कंपटीशन चला लिया है कि भाई मैं लगूंगा या तू लगेगा, तो ये इसका कंपटीशन हो गया इसके साथ। तो ये है कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर। अब एक है जो कंपटीशन ही नहीं कर रहा, वो कह रहा है भाई तुम्हें मैं यहाँ पे लगे बगैर ही रोक दूंगा। तो वो क्या करता है कि वो एंजाइम के एक जगह होती है, इसको कहते हैं एलोस्टेरिक, इसको एलोस्टेरिक इनहिबिटर कहते हैं, जो कि एंजाइम के साथ आके लगता है और उसका स्ट्रक्चर चेंज कर देता है और एंजाइम फिर इसके साथ बाइंड नहीं कर सकता, बाइंड कर भी जाए तो रिएक्शन नहीं कर सकता। तो इसको हम कहते हैं इन्होंने कंपटीशन किए बगैर ही उसको रोक दिया, इनहिबिट कर दिया। तो इसकी एक बहुत खूबसूरत ये इलस्ट्रेशन है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स का क्या काम है, उन्होंने एंजाइम्स को रोक देना है खुद लग के। नॉन कॉम्पिटिटिव में वो अलग से जगह पे लगेंगे, उस वाली जगह पे तो लग ही नहीं रहे। और जो अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं वो क्या करते हैं, वो सबस्ट्रेट लग गए लेकिन वो सबस्ट्रेट के ऊपर आके लग जाते हैं और प्रोडक्ट नहीं बनने देते। तो यानी कंपटीशन भी नहीं कर रहे लेकिन उसको बनने भी नहीं दे रहे, उसको रोका नहीं है लेकिन उसे आगे नहीं जाने दे रहे। तो ये है अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अब हमारे पास ये हमने रिवर्सिबल का पढ़ा, रिमूवेबल है, रिटर्न्स टू नॉर्मल है। एग्जांपल देखी हमने इसकी कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में, इसकी जो टाइप है वो हमने देखी कि इसमें एक्टिव कम्पीट करता है सबस्ट्रेट के साथ। मेलोनिक एसिड वर्सेस सक्सिनिक एसिड इसकी एग्जांपल है। और वीमैक्स हमारे पास स्पीड होती है, इसको हम बाद में करेंगे एक टेबल के साथ ताकि आपको समझ लग जाए। ये हमारे पास एंजाइम है, सक्सिनेट आया है, सक्सिनेट की जगह मेलोनेट आ गया तो वो प्रोडक्ट नहीं बना और इसमें क्या बनना था, फ्यूमरेट प्रोडक्ट बनना था। ये भी उसकी एक इलस्ट्रेशन है। अब हमारे पास कंपटीशन, जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है उसके लिए एक लाइन आप याद कर लें कि कंपटीशन में जो पहले एक्टिव साइट लेगी वो जीत जाएगी। अच्छा, अब इससे नेक्स्ट हमने नॉन कॉम्पिटिटिव भी पढ़ लिया। नॉन कॉम्पिटिटिव में हमने पढ़ा कि उसके साथ बाइंड नहीं कर रहा, एलोस्टेरिक साइट के साथ बाइंड कर रहा है और फिर उसको चेंज कर दिया उसने, जैसे हैवी मेटल्स हैं मर्करी, लीड। और अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हमने पढ़ी। अब हम इसके टेबल पर आ जाते हैं। नॉन कॉम्पिटिटिव में हमने पढ़ा कि इसके केएम पे से क्या इफेक्ट होंगे। अच्छा, नॉन कॉम्पिटिटिव में हमने पढ़ा कि वो उसके साथ कॉम्पिटिशन नहीं कर रहा, ठीक है। हमारे पास जो एंजाइम है वो अलग से एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड कर रहा है, तो सबस्ट्रेट हमारे पास उतने हैं, तो हमारे पास सबस्ट्रेट की एफिनिटी चेंज नहीं होगी, लेकिन एंजाइम की मैक्सिमम स्पीड जो होगी वो कम हो जाएगी क्योंकि एलोस्टेरिक साइट पे वो आके लग गया। और इसी तरह कॉम्पिटिटिव में क्या है कि हमारे पास साइड है एक, उसी जगह पे आके कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर लग गया है जहाँ पे उसने लगना था। तो इसमें हमारे पास Km जो है यानी एफिनिटी फॉर सबस्ट्रेट उसकी बढ़ जाएगी। पहले से बढ़ इसलिए जाएगी क्योंकि अब अगर उस एंजाइम ने उसको काम करना है
तो इसको ज़्यादा सबस्ट्रेट लाने पड़ेंगे, तो हमारे पास Km इंक्रीज़ करनी पड़ेगी अगर हमने उसको हटाना है इनहिबिटर को। और जो हमारे पास Vmax है वो उतनी ही रहेगी, एंजाइम काम उतने ही टाइम में करेगा, उतनी ही स्पीड से का साथ करेगा। अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या होता है, उसमें वो हमारे पास सबस्ट्रेट एक लग चुका होता है एंजाइम के साथ, वो उसके ऊपर आके बाइंड कर देता है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होने देता। तो यानी हमारे पास Km भी डिक्रीज़ हो जाती है और उसकी स्पीड भी एंजाइम की डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि वो एक ही सबस्ट्रेट के ऊपर लगा रहेगा तो उसकी स्पीड भी कम हो जाएगी। वही बात यहाँ पर हुई हुई है, एग्जांपल्स भी हमने देख ली हैं। अब कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको एमसीक्यूज़ में आ सकती हैं, वो ये है कि कौन सा इनहिबिटर रिसेंबल करता है सबस्ट्रेट के साथ और बाइंड कर देता है, तो वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। Vmax को क्या होगा नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में, तो हमने क्या पढ़ा था कि नॉन कॉम्पिटिटिव में Km जो होता है वो पूरा उतना ही रहता है, उसका कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, लेकिन Vmax कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एलोस्टेरिक साइड पे आके लग जाएगा, तो ये Vmax डिक्रीज़ हो जाएगा। फिर उसके बाद इनहिबिटर जो होता है वो बाइंड करता है हमारे पास ES कॉम्प्लेक्स के साथ, किस में ES कॉम्प्लेक्स बन चुका है, उसके साथ कौन सा इनहिबिटर बाइंड करता है, वो है अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ये आप लोगों ने याद रखना है, क्योंकि मैंने बताया था कि वो प्रोडक्ट बनने नहीं देता। और अगर आपने रिवर्स करना है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को, तो आप क्या करोगे, क्योंकि हमारे पास Km अब बढ़ गया है, जब कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होती है Vmax उतना ही है, तो हमें अगर अपना रिएक्शन अब कराना है तो हमें ज़्यादा सबस्ट्रेट लाने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबस्ट्रेट और बढ़ा देंगे। और पेनिसिलिन जो है वो कौन से टाइप की इनहिबिटर है, वो है इरिवर्सिबल। ये आप लोगों ने चीज़ें याद रखनी है। बोनस नॉलेज जो है वो रेगुलेटरी एंजाइम्स के बारे में है, जो कि रिएक्शंस को कैटलाइज दोबारा करते हैं। अच्छा, इरिवर्सिबल जो इनहिबिटर्स होते हैं वो कोवेलेंटली बाइंड करते हैं, और जो रिवर्सिबल इनहिबिटर्स होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स इंटरेक्शन के साथ बाइंड करते हैं।